देखो, आज से बेसिकली तुम वेक्टर्स अपना स्टार्ट करोगे। तो वेक्टर्स एक्चुअल में मैथमेटिक्स में भी एक पूरा एक फुल फ्लैश चैप्टर है। उसके ऊपर वेक्टर से कहानी स्टार्ट होते हुए वो 3D प्लेन लाइन ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में एक्चुअल में काफ़ी एलेबोरेटली 4-5 चैप्टरों का एक गुच्छा है पूरा, ठीक है क्या, जो कि जिसकी कहानी बेसिक्स ऑफ वेक्टर से ही स्टार्ट होती है। हमें फिज़िक्स में बेसिकली वेक्टर्स की लगभग हर चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, लगभग हर चैप्टर में, ठीक है क्या। ऐसा कोई ऐसा मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, मुझे नहीं लगता फिज़िक्स में, जिसमें कि वेक्टर्स इन्वॉल्व ना हो रहे हो। तो उसके बेसिक्स के बारे में जानना, किस तरीके से वेक्टर्स ऐड अप, या फिर जो उसका बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड वाली चीज़ वेक्टर्स में एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन कुछ अलग तरह का होता है। उस तरह का नहीं कि 2 × 3 = 6 कर लिया टाइप का, उस तरह का वेक्टर्स का मीनिंग नहीं है। वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन का उस तरह का मीनिंग नहीं होता है, ठीक है क्या। तो अभी तक के जितना भी तुमने 10वीं क्लास तक बेसिकली जो अभी तक के जो अलजेब्रा पढ़ा है, उसमें तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है क्या। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी जिसमें कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। के बाद जैसे आज तक तुम क्या पढ़ते आए हो, जैसे 2 और 3 5 होता है, ऐसा ऐसा ये पढ़ते आए हो ना। लेकिन अभी एक तरह का अलजेब्रा तुम ऐसा पढ़ोगे कि जिसमें जैसे मान लेते हैं, अगर एक इंसान 3 यूनिट की एक फोर्स लगा रहा है, 3 न्यूटन की मान लेते हैं फोर्स लगा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट पॉइंट पी, और मान लेते हैं उसी पॉइंट पी पर मान लेते हैं एक दूसरा इंसान है जो कि 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसा। अब इसमें जो नेट फोर्स जो एक्चुअल में पी पर लग रही है, वो तुम्हारी कितनी लग रही है, 1 न्यूटन लग रही है। तो यहाँ पर तुम देखो, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन एडअप हो रहे हैं, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन एडअप हो रहे हैं, पर मिल क्या रहा है तुम्हें, 1 न्यूटन। और वो 1 न्यूटन भी जो तुम्हें मिल रहा है, उसमें भी तुम्हें सेंस ऑफ डायरेक्शन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्चुअल में बेसिकली वो चीज़ किस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है की बात। अच्छा, तो ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का अलजबरा है, अलग तरीके का इन द सेंस इस तरह से कि इसमें अब तुम्हारे पास जो क्वांटिटीज़ जिसके ऊपर तुम ये अलजबरा लगाओगे, ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पर अपन बाद में आएंगे, अभी फ़िलहाल ऐड सब्ट्रैक्ट पर ही बातचीत करते हैं, या फिर जो भी अलजबरा तुम लगाओगे उसमें इस बार हर फिजिकल क्वांटिटी में तुम्हारे पास डायरेक्शंस इन्वॉल्व होंगी। तो अब डायरेक्शंस के साथ एक्चुअल में वेक्टर्स को पहले लिखना कैसे है, पहले तो हम लोग वो देखेंगे। जब हम लोग लिखना सीख जाएंगे तो उसमें वो अलजेब्रा किस तरीके से किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में देखनी है। अच्छा, वो सारा काम सीख जाने के बाद एक्चुअल में ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिकली तुम्हारे पास वेक्टर्स के ऊपर कोई सवाल आने वाला है, लेकिन ये वो बेसिक्स हैं, ये मतलब एक तरह का वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो अगर एक इंसान को नहीं पता है या नहीं आता है तो फिर वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब बिल्कुल, ठीक है क्या। तो इसके जो रूल्स हैं अलजेब्रा वगैरह के, वो चीज़ें मेरा तो ऐसा मानना है कि एक इंसान को 9th-10th में भी सिखाना चाहिए, लेकिन चलो खैर। तो वो जो बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा हैं वो वेक्टर्स के थ्रू हम लोगों को, वेक्टर्स वाला जो बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना है इसका, ठीक है क्या, कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो कि वेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको तुम लिखते कैसे हो, और उसके साथ जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल, प्लस माइनस, ठीक है क्या, या फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली थोड़ा सा अलग होता है इसमें, ठीक है, डॉट या फिर क्रॉस रहता है, ठीक है क्या, वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेसिकली, ठीक है क्या। खैर, तो देखो यहाँ जैसे हम लोगों ने अभी तक के जो क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्चुअल में जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करते थे, ऐसा 2 + 3 = 5 वाला, ये बेसिकली स्केलर्स होते हैं, ठीक है क्या। स्केलर्स, इसमें कोई डायरेक्शंस वगैरह नहीं होती। जैसा अगर मैथमेटिक्स में अगर तुम कोई भी नंबर अगर उठा रहे हो, सादा स्केलर है। अच्छा, स्केलर और एक रियल नंबर में एक्चुअल में एक अंतर होता है, उसको भी तुम थोड़ा समझ लो। जैसे अगर तुम्हारे पास मैं खाली अगर 2 लिख देता हूँ तो दिस इज़ अ नंबर, सादा एक रियल नंबर है। लेकिन जैसे अगर मैं इस चीज़ को ऐसा लिखता हूँ 2 मीटर/सेकंड ऐसा, और ये है मान लेते हैं डिस्टेंस, ये स्पीड है मान लेते हैं, ऐसा स्पीड है मान लेते हैं। तो स्पीड है तो इसके पास कोई डायरेक्शन तो है नहीं, लेकिन यहाँ देखो एक यहाँ पर मैंने नंबर का इस्तेमाल किया है, ठीक है क्या, और एक मैंने यूनिट भी लगाई है। तो ये चीज़ इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बता रही है कि हाउ मच, ठीक है की बात। तो ये हाउ मच वाला काम जो है मैग्नीट्यूड, वो तो यहाँ पर भी था, बट ऊपर एक्चुअल में यूनिट नहीं थी। तो ये जो यूनिट है ये इसको एक फिजिकल क्वांटिटी बनाती है, ठीक है, एक स्केलर बनाता है, ठीक है बात। स्केलर में तुम्हारे पास वो कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ज़रूर होगी जिसका कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगे। यूनिट्स को तुम डायमेंशंस भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क रखना, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में तुम एक्चुअल में यही वाले नंबर्स देखोगे, उसमें ऐसा तुमको नहीं मिलेगा कि 2 मीटर/सेकंड + 2 मीटर/सेकंड इसको ऐडअप करो करके, या फिर 2 kg + 2 kg, जैसे ये चीज़ है 2 kg, जैसे ये मास है, ठीक है क्या। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है और इसका एक मैग्नीट्यूड है। यहाँ देखो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी यूनिट है, ठीक है एक बात। तो
यूनिट प्लस मैग्नीट्यूड, वो चीज़ तुम्हारे पास यूनिट, या फिर इसको ऐसा लिखो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, या फिर कहो डायमेंशंस, ये चीज़ मिलकर एक्चुअल में कायदे से तुम्हारा एक स्केलर बनाती है। ठीक है क्या, इस चीज़ को तुम ध्यान में रखना थोड़ा। जो एक खाली अगर एक तुम्हारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, खाली एक नंबर, एक रियल नंबर अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है, तो उसको स्केलर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन लूजली स्पीकिंग दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर इन सम बुक्स, खासकर मैथ्स की बुक्स में उसको भी स्केलर ही बोल देते हैं वो। ठीक है क्या, लेकिन स्केलर में एक्चुअल में यूनिट्स का होना, डायमेंशंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बात, उनके लिए। अच्छा खैर, तो मैथ्स की बुक अगर तुम उठाकर अगर देखोगे तो उसमें वो लोग कैसा इसको भी, इस नंबर को भी स्केलर सीखने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली स्केलर में तुम्हारे पास यूनिट्स ज़रूर आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे तुम। अच्छा, तो अब तक बेसिकली तुम इतना तो समझ गए होगे, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि 2 सेकंड है। ठीक है, एक बात, ये क्या डिनोट कर रहा है, टाइम डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इन द सेंस, जैसे अगर तुम अपने किसी दोस्त को बताओगे कि यार कितना टाइम बचा है मूवी स्टार्ट होने में, तो वो जो आंसर देगा उसमें कोई डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे वो बताएगा कि यार मूवी शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है, मूवी ख़त्म होने में लेट से 1 घंटा बाकी है, तो इस दौरान, इस स्टेटमेंट को देने के दौरान वो कभी ये नहीं बोलेगा तुमसे कि यार अगर तू नीचे की तरफ देख रहा होगा, फर्श की तरफ देख रहा होगा, फ्लोर की तरफ देख रहा होगा तो 1 घंटा बाकी है, अगर तू फ्लोर की तरफ देख रहा होगा तो 2 घंटे बाकी है। इस तरह का कोई स्टेटमेंट वो नहीं बनाने वाला। ठीक है बात, उसमें कोई डायरेक्शन का कोई सेंस इन्वॉल्व नहीं है ना। लेकिन जैसे अगर तुम एक इंसान से पूछोगे यार इस दरवाजे पर धक्का लगाने से 100 न्यूटन का अगर तू फोर्स अगर लगाएगा इस दरवाजे पे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, तुम्हारा दोस्त क्या तुमको ये नहीं पूछेगा अबे अंदर की तरफ धक्का लगाऊं तो खुल रहा है कि बाहर की तरफ धक्का लगाने से खुल रहा है। देखो तुम याद करो, जैसे अगर कोई एटीएम मशीन वगैरह के सामने अगर तुम जाते हो तो वहाँ पर तुम फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हो ये मायने रखती है। एक वही इंसान जो 100 न्यूटन की फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा उससे गेट कभी नहीं खुलने का। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन को भी बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे फोर्स को अगर तुम कभी डिस्क्राइब करोगे, लेट्स से 100 न्यूटन, ऐसा दिस इज़ अ फोर्स, unless and until I am specifying clearly in which direction I am applying this force, this description of force is incomplete. ये अभी इसका मैग्नीट्यूड है कि हाउ मच, एक नंबर से तुम बताओगे ना कि कितना। ठीक है क्या, ये है कितना, समझे क्या, किस चीज़ का कितना, वो ये है टाइप, समझे क्या, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो तुमको यूनिट्स या फिर डायमेंशंस बताते हैं, यूनिट्स। ठीक है क्या, अच्छा अब किस डायरेक्शन में, अनलेस एंड अनटिल दैट इज़ ऑल्सो स्पेसिफाइड। ठीक है क्या, फोर्स के डिस्क्रिप्शन को, फोर्स को जब तुम डिस्क्राइब कर रहे हो तो अनलेस एंड अनटिल यू डिस्क्राइब इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज एक्टिंग, तब तक कि ये फोर्स का डिस्क्रिप्शन अधूरा है। जैसे 100 न्यूटन फोर्स अगर तुम्हें खाली इतना अगर बोल देते हो और उसके साथ उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते, देन दैट मीन्स नथिंग। ठीक है क्या, इसका मतलब तुम उससे पूछोगे, जैसे अगर तुमको ये बोल देता है कोई कि यार मान लेते हैं लेट से एक बैग है, उसमें मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक थैली में तुम्हारी मम्मी ने कुछ सब्जियां वगैरह खरीदी। अब अगर तुम उनसे पूछ रहे हो कि मम्मी आपने कितनी सब्जियां ली, तो वो क्या बताएंगी, 20। तो तुम पूछोगे नहीं कि भाई जैसे उन्होंने मान लेते हैं भाई कोई भी आलू लिया मान लेते हैं तुमने उनसे पूछा कि भाई आपने कितना आलू खरीदा, तो वो क्या बोलेंगी, खाली 10 थोड़ी बोल के छोड़ देंगी, उसके साथ उनको यूनिट तो बतानी पड़ेगी ना, 10 ग्राम लिया, 10 किलो लिया है, क्या मतलब। ठीक है क्या, 10 क्विंटल लिया है। ठीक है बात, तो अनलेस एंड अनटिल यूनिट इज स्पेसिफाइड, ठीक है बात, किसी स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए अनलेस एंड अनटिल यूनिट इज स्पेसिफाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट स्केलर इज इनकम्प्लीट। ठीक है क्या, ठीक उसी तरीके से अगर फोर्स या और भी अगर कोई वेक्टर है, ठीक है क्या, तो अनलेस एंड अनटिल यू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट इज़ इनकम्प्लीट, बिल्कुल अधूरा है वो। ठीक है क्या, मतलब उसका उस बात का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे अगर मैं सिंपली तुमको ये बोल दूँ, जैसे मेरी हाइट मैं बोल देता हूँ कुछ भी, कोई भी एक नंबर 10 बोल देता हूँ, अरे 10 क्या, आगे तुम पूछोगे ना ये क्या 10 फुट है ना, 10 फीट है, 10 इंचेस है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, क्या। तो अनलेस एंड अनटिल यूनिट इज स्पेसिफाइड एक स्केलर का कोई मीनिंग नहीं होता है। अच्छा, अगर वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होने को ही होना। ठीक है क्या, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए अपने को, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल चाहिए, प्लस अपने को यूनिट भी चाहिए, प्लस अपने को डायरेक्शन भी चाहिए। ये तीनों क्वांटिटीज़ होना अपने को, तभी तुम्हारे पास एक वेक्टर बनेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें होना। ठीक है, इनमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग है तो वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब बहुत बार ऐसा होगा कि हम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के साथ जब डील कर रहे होंगे
तब उसमें यूनिट्स की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है क्या। खासकर मैथमेटिक्स में जैसे अगर तुम वेक्टर अगर ओपन करोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुमको एक वेक्टर लिखा हुआ मिले जो हर बार उसमें यूनिट भी उसमें उसकी स्पेसिफाइड होगी। लेकिन जैसे कुछ क्वांटिटीज़ रहती है कि भाई जो डायमेंशनलेस रहती है, तब उसमें इस चीज़ का एक्चुअल में तुमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, ठीक है एक बात। तो एक वेक्टर का क्वांटिटी में तुम्हारे पास उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन तो होगा ही होगा, अनलेस एंड अनटिल दैट फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, उसका एक यूनिट भी होगा, ठीक है की बात। बट ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है क्या, जो यूनिटलेस हो लेकिन वेक्टर्स हो, ठीक है बात। तो यूनिट वाला जो क्राइटेरिया है उसको तुम थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रखना कि रिलैक्स्ड रखना थोड़ा सा, ठीक है क्या। अच्छा, जैसे अगर मैथमेटिक्स में अगर उसने ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जैसे एक वेक्टर है मेरे पास ये ए, ऐसा मान लेते 2i + 3j, ऐसा अगर लिखा हुआ है, तो ये i j वाली जो टर्म्स हैं ये ऑलरेडी तुम 10th में एक बार तो मेरे मुंह से सुन ही चुके रहोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि ना सुना हुआ हो। जब डायरेक्शंस वगैरह के बारे में हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तब उस वक्त पे तो सुना ही होगा। एक कॉमनली एक वेक्टर तुम इस तरह से ऐसा लिखा हुआ पाओगे, समझ गए क्या। तब देखो यहाँ पर कोई यूनिट तो लिखी नहीं हुई है, तो मैथमेटिक्स में अक्सर जब भी तुम सवाल वगैरह बना रहे होगे तब ऐसा हो सकता है कि उसमें तुम्हें यहाँ पर कोई यूनिट लिखी हुई ना मिले, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो वेक्टर नहीं है, कि सर ने तो कहा था यार यूनिट नहीं है तो वेक्टर ही नहीं हो सकता करके, ठीक है क्या। एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है डायमेंशनलेस हो, उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन है, देन दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है क्या। बट ये होना कंपलसरी है, मैग्नीट्यूड भी होना कंपलसरी है, ठीक है क्या। अच्छा, मैग्नीट्यूड में भी अब जीरो वेक्टर भी एक आ जाता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, बट मैग्नीट्यूड जीरो कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड तो तुम बताओगे ना कि कितना है करके। हाँ, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है एक बात। हाउ मच ये वाली चीज़ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डेसिमल फ्रैक्शन कोई भी नंबर हो सकता है, बट कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना कि कितना, तो -3, अरे -3 कैसे हो सकता है कोई क्वांटिटी, ठीक है क्या। तो उसमें जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला जीरो, मतलब मैग्नीट्यूड में जीरो वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है क्या। वो हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का तुम ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर किसी नंबर को अगर लिखना होता है या फिर रिप्रेजेंट करना रहता है तो मैं डायरेक्ट उसमें ऐसा लिख देता हूँ। ऐसा किसी वेक्टर को तुम इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है बात। वेक्टर को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पहले उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास 100 न्यूटन है और वो मान लेते हैं लेट्स से टूवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है। ये फोर्स है एक्टिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसा इस चीज़ को अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है क्या। जैसे ये मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये फोर्स F है, ठीक है, दिस इज़ अ फोर्स F। तो इसको लिखा कैसे जाता है, देखो F लिखा जाता है और उसके ऊपर एक ऐसा साइन बना दिया जाता है। कायदे से साइन ऐसा बनाया जाता है, बट मैं एक्चुअल में ऐसे ही बनाऊंगा आगे से आगे, ठीक है क्या, ध्यान रखना थोड़ा। कायदे से एक पूरा प्रॉपर एरो लगाई जाती है, मैं उसको ऐसा लिख दूंगा, ठीक है क्या, F। और उसको मैं लिखूंगा कैसे, 100 न्यूटन्स टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसा। ये डायरेक्शन लिखने का हम लोग एक आसान सा तरीका भी आगे मैं तुमको बताऊंगा, जिसको आगे हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे पूरा आगे, पूरा अपना 11th-12th में, ठीक है क्या। खैर, अब देखो इस चीज़ को वेक्टर्स को एक्चुअल में उसका अलजेब्रा जानने के पहले कायदे से तुम्हें वो जो ग्राफिकल उसका एनालिसिस है, ग्राफिकल वो तुम्हें दिखाई देना चाहिए कि वो वेक्टर एक्चुअल में वो वेक्टर दिख कैसा रहा है, ठीक है क्या। तभी तुम्हें जो वेक्टर्स हैं वो समझ में आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है करके, ठीक है क्या। उसके अलजेब्रा पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा काम ग्राफिकली करके देखते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें चल क्या रही है, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा, ठीक है ये बात। देखो यहाँ पर चल क्या रहा है करके, जैसे 100 न्यूटन अगर तुम्हारे पास है तो एक ग्राफ पेपर अगर मैं लूँ, उठाता हूँ अगर, तो उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, टुवर्ड्स ईस्ट का मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्शन भी बतानी है। अब जो उसका मैग्नीट्यूड है वो देखो मैं कैसे बताऊँगा। मान लेते हैं अपने ग्राफ पेपर में मैं एक स्केल ले लेता हूँ, 1 यूनिट मतलब एक डब्बा, ठीक है क्या, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ऐसा। तो मैं 10 यूनिट का 10 डब्बों का एक डब्बा मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है क्या, वहाँ ग्राफ पेपर पर, ठीक है क्या। ग्राफ पेपर सबने देखा हुआ है यार, सबको पता है कि एक बॉक्स मतलब क्या होता है। तो 10 डब्बों का मैंने एक सीधी लाइन बनाई। अच्छा, अब इसके ज़रिए मैं 100 न्यूटन तो रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस लाइन को ऐसा भी बना सकता था, इस लाइन को ऐसा भी बना सकता था। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक ऐसा एरो बनाऊँगा, ऐसा, ठीक है। ये वाला जो एरो का पार्ट है दिस इज़ नोन एज टेल, ठीक है। और ये वाला जो एरो का हिस्सा है दिस इज़ नोन एज हेड, ठीक है। जैसे ये अगर एरो की टेल है और ये अगर एरो का हेड है तो इस वेक्टर को ऐसा भी लिखा जा सकता है, AB, ठीक है बात, ऐसा। क्लियर है बात। अच्छा, जैसे अब अगर मैं तुमको कहता कि मान लेते हैं F इक्वल्स टू 200 न्यूटन, उसी स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है, F इक्वल्स टू 200 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है क्या। इस चीज़ को अपने को रिप्रेजेंट करके दिखाना है ग्राफिकली, ठीक है बात।
तो इस चीज़ को कैसे हम लोग बताएंगे, जिस तरीके से पिछला वाला वेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ किया था, सेम वही नियम अप्लाई अगर हम लोग करें तो उसी की मदद से इस चीज़ को भी हम लोग कैसा ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करोगे, अपना 1 यूनिट बराबर 10 था, ठीक है, 10 न्यूटन था, 1 यूनिट वॉस 10 न्यूटन्स, है ना। तो अगर मैं 20 डब्बे अगर उठा लेता हूँ, ठीक है क्या, और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है क्या, 20 डब्बे अगर मैं उठा लेता हूँ ये ऐसा, ठीक है क्या, तो मेरे पास एक वेक्टर ऐसा बन जाएगा। इसकी लेंथ कितनी रहेगी तुम्हारे पास, 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है क्या, ऑन ग्राफ पेपर। 20 डब्बे है ना, अपन ने स्केल तो यहाँ पर लिख रखी है ऐसा। तो ये चीज़ बेसिकली 200 न्यूटन्स रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान में रखना, जैसे किसी वेक्टर को अगर तुम लिखते हो, मानते हैं ये तुमने रखा बी, ये तुमने रखा ए, ऐसा, तो उसमें हमेशा हेड को पहले लिखना, ठीक है क्या, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी, ठीक है बात। ये ऐसा हेड हमेशा पहले लिखा जाता है, ये दिस इज़ हेड, ठीक है क्या, ये दिस इज़ टेल, ऐसा। अच्छा, अब जो इसकी लेंथ रहेगी, ए बी की लेंथ कितनी होगी तुम्हारे पास, 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है क्या। अच्छा, तो ये रहा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। एक बार उसमें लिखने का जो तरीका है ये ईस्ट वेस्ट वाला, उसको थोड़ा एक देख लो एक बार। 9th में तो वैसे तुम लोगों ने सीखा ही है इस चीज़ को। जैसे अगर तुम्हारे पास ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है क्या, ये नॉर्थ होता है और ये ईस्ट होता है तुम्हारे पास, ये वेस्ट, ये साउथ हो गया। जैसे अगर मान लेते ये अगर तुम्हारे पास है, मान लेते ये यहाँ से 45 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, इस डायरेक्शन को तुम कैसे बताओगे। तो जो डायरेक्शन का वर्बली कम्युनिकेट करने का जो तरीका रहता है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा रहता है कि कहाँ से तुम मेजर कर रहे हो उस चीज़ को देखो, कहाँ से मेजर कर रहे हो, ईस्ट से मेजर कर रहे हो, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसको देखो लिखते कैसे हैं, 45 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, ये ऐसा। ठीक है बात। तो ये जो डायरेक्शन है उसको तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है क्या बात। जैसे अगर ये चीज़ अगर तुम्हें बतानी रहती, जैसे मान लेते ये 30 डिग्रीज है ऐसा, तो कहाँ से तुम मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हो, देखो साउथ से मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हो टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है क्या। तो इसको ऐसा लिखो, 30 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट है ना, 30 डिग्रीज वेस्ट फ्रॉम साउथ, ठीक है बात, 30 डिग्रीज वेस्ट फ्रॉम साउथ, ठीक है बात। साउथ से मेजर कर रहे हैं अपन, कहाँ से मेजर कर रहे हैं, साउथ से मेजर कर रहे हैं, और किस तरफ मेजर कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं, ठीक है क्या। जैसे अगर ये चीज़ अपने पास अगर लिखी हुई है, जैसे ये कुछ ऐसा है, 60 डिग्री है ऐसा, तो इसको क्या लिखोगे, 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया डायरेक्ट, ये ईस्ट हो गया, ठीक है क्या, ये नॉर्थ हो गया तुम्हारे पास, ये साउथ हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे ये अगर तुम देखो, ये हम मान लेते हैं 50 डिग्री है ऐसा, ठीक है एक बार। तो कहाँ से मेजर किया गया, वेस्ट से मेजर किया गया है टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टुवर्ड्स साउथ है ना, तो 50 डिग्री साउथ है फ्रॉम वेस्ट, ठीक है बात, ऐसा, ठीक है बात। इस तरह से इसको लिख लेना, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है एक बात। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो ये लिखने का तरीका है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक आध लेक्चर हम लोगों का चलेगा, ये ज़्यादा देर आगे चलने नहीं वाला, क्योंकि ये 7th 8th का तरीका है ये, ठीक है। इसी चीज़ को आई कैप जे कैप के सहायता से, आई कैप जे कैप की मदद से कैसे हम लोग एक्चुअल में इन डायरेक्शंस को लिखेंगे, ये तुम आज सीख ही जाओगे वैसे तो, ठीक है क्या। लेट्स होप जल्दी जल्दी काम करते हैं आगे, ठीक है क्या। तो कुछ अलजबरा है जो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि तुम उसको पहले वर्कआउट करो, ठीक है क्या। उसके बाद हम लोग बेसिकली थोड़ा मेन काम की तरफ आएंगे, ठीक है क्या। अच्छा, जैसे देखो वेक्टर, अब तुम्हें पता है कि जैसे अगर ये एक वेक्टर अगर स्पेस में ऐसा बना है, ठीक है क्या, ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, ठीक है बात। तो जो लेंथ है वेक्टर की वो एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड डिनोट करेगी, ठीक है क्या। लेंथ ऑफ अ वेक्टर, इससे उसके मैग्नीट्यूड का पता चलेगा, ठीक है क्या। और जो एरो हेड की डायरेक्शन रहेगी वो एक्चुअल में उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है क्या। तो डायरेक्शन ऑफ एरो हेड गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है एक बार, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है एक बार। तो ये मेरे पास एक वेक्टर को मैंने किस तरीके से भाई ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना था वो मैं कर चुका ऑलरेडी, ठीक है क्या।
अच्छा, जैसे कुछ मैं इस चीज़ के साथ तुम्हें, जैसे हम लोग जो अलजेब्रा एक्चुअल में आज अभी सीखने वाले हैं, ठीक है क्या, या अभी इन कमिंग लेक्चर्स में जो चीज़ें सीखेंगे वो एक्चुअल में अलजेब्रा हम लोग वेक्टर्स पर लगाएंगे, ठीक है क्या। तो मैं वो अलजेब्रा लगाकर एक्चुअल में ग्राफिकली तुम लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या हम लोग इसके साथ वेक्टर के साथ कर सकते हैं। और जब तुम ग्राफिकली सीख जाओगे अच्छे से, जब तुम्हें विजुअलाइज हो जाएगा कि वो वेक्टर के साथ जो अलजेब्रा हो रहा है वो विजुअली कैसा दिखाई देता है, तब उसके बाद तुम ऑन पेपर जब रिटर्न अलजेब्रा उसके साथ करोगे, मतलब जब अलजेब्रिकली हम लोग वेक्टर को लिखना सीख जाएंगे, अभी हम लोग अलजेब्रिकली लिखना नहीं सीखें, ग्राफिकली सीखें। जब तुम ग्राफिकल से जब तुम स्विच ऑन करोगे अलजेब्रा की तरफ, वेक्टर्स के अलजेब्रा की तरफ, दैट ट्रांजिशन वुड बी वेरी स्मूथ, वो बहुत ही तुम्हें आसान लगेगा फिर सारी चीज़ें, क्योंकि विजुअलाइजेशन वाला पार्ट तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है। जैसे बहुत सारे लोग जो वेक्टर्स का पूरा चैप्टर भी खत्म कर जाते हैं, उनको एक्चुअल में वो चीज़ें दिखाई नहीं देती कि एक्चुअल में वो वेक्टर दिखता कैसा होगा करके, ठीक है एक बात। तो इसीलिए पहले मैं एक्चुअल में ग्राफिकल एनालिसिस से पूरा शुरू करूँगा, और उसके बाद जब उस वेक्टर के साथ तुम बिल्कुल ऐसा भाई भाई के समान जब तुम्हारा उसके साथ रिश्ता हो जाएगा कि यार इसको तो मैं इनसाइड आउट जानता हूँ करके, ठीक है क्या, तब उसके बाद हम लोग उसमें अलजेब्रा में स्विच करेंगे, ठीक है क्या। तो थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस उसमें थोड़े अपन मज़े लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अगर मैं एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ए के ऊपर मैंने एक ऐसा बार बना दिया है और उसका ग्राफ मैंने तुमको उसको ग्राफिकली बता दिया कि वो एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है। एक बात स्पेस में मैंने ऐसा अकॉर्डिंग टू सम स्केल, ठीक है क्या, मैंने एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है क्या। अब अगर कोई तुमसे ये बोले कि 2a ये कैसा वेक्टर होगा, ठीक है क्या, मैंने क्या किया, एक वेक्टर जो मेरे को दिया हुआ था, ये मेरे पास गिवन वेक्टर है, ठीक है क्या। अगर कोई तुमसे पूछे कि 2a वाला वेक्टर कैसा दिखाई देगा, तो इसमें होगा कुछ नहीं। अगर किसी भी वेक्टर में अगर तुम एक रियल नंबर अगर k अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो तुम, उसके मैग्नीट्यूड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तुम, ठीक है क्या। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये देख लो यहाँ पर, जैसे ये वेक्टर है तो ये ऐसी दो मॉडुलस वाली डंडियाँ ऐसी खींची जाती है, ठीक है क्या, और ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है बात, ठीक है बात। ऐसा इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे अगर सादा ऐसा ए अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस लेटर विदाउट द एरो हेड, ठीक है एक बात। अच्छा, तो इससे होगा क्या, जैसे अगर कभी भी किसी वेक्टर में अगर तुम एक नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो, तो इससे होगा क्या, बेसिकली जो वेक्टर की लेंथ है वो अभी इस केस में k टाइम्स हो जाएगी, इन दिस केस 2 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ देखो जो वेक्टर की लेंथ है कैसा डबल हो जाएगी ऐसा, ये वाला वेक्टर तुम्हारे पास बनेगा 2a, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है के बात, क्योंकि तुम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है के बात। इससे मैं ये बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे अगर तुम्हारे पास गिवन अ वेक्टर k है, तो ka वाला वेक्टर कैसा होगा, अगर k इज़ ग्रेटर देन 0 देन द वेक्टर k इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज वेक्टर a, ठीक है के बात। अच्छा, द मैग्नीट्यूड हाउएवर, द मैग्नीट्यूड, ठीक है के बात, ऑफ द न्यू वेक्टर k बिकम्स k, ठीक है एक बात। ये पुराने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये नए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है एक बात। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं तुमको a वेक्टर अगर दिया जाए ऐसा, ठीक है क्या, और अगर कोई तुमसे बोले कि 3a वेक्टर बना के बताओ, 3a कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, डायरेक्शन में तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ये ऐसा 3a ऐसा दिखेगा। अगर कोई तुमसे बोलता है कि -a वेक्टर बना के बताओ, -a, ठीक है क्या, वो तुम्हारे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है एक बात। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ देखो, इसका अगर तुम लेंथ अगर देखो और इसकी अगर तुम लेंथ देखो तो दोनों की बराबरी आने वाली है, वो इसीलिए थोड़ा सा जो मॉडुलस का अलजेब्रा है वो ज़रा देख लो यहाँ पर। जैसे मॉडुलस ऑफ a, ये चीज़ क्या रहेगी तुम्हारे पास a, तो मॉडुलस ऑफ -a वो चीज़ क्या होगी, लेंथ ऑफ वेक्टर, ये क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर दिस, ठीक है, और ये क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर दिस, ये भी चीज़ कितनी आएगी तुम्हारे पास, a ही तो आएगा, तो दोनों की लेंथ समान है, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है क्या, इज एक्चुअली एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है की बात। ऐसा, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। नेगेटिव साइन से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल में तुम एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, इनफैक्ट रिवर्स कर रहे हो, ठीक है क्या, उसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हो, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना। तो इसके अलावा जैसे अगर कोई तुमसे ये बोलता है, मान लेते हैं a वेक्टर तुमको उसने दे रखा है ऐसा,
ठीक है, ये मान लेते हैं ए वेक्टर उसने दे रखा है, और कोई अगर तुमसे बोलता है कि -2a वेक्टर मेरे को बता के बताओ, ठीक है क्या, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ देखो ए वेक्टर अगर तुम्हारे पास है, अच्छा एक चीज़ और, इस वेक्टर को तुम फ्रीली स्लाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से स्लाइड कर सकते हो, जैसे अगर देखो मैंने मान लेते हैं ऐसा यहाँ से यहाँ अगर वेक्टर को स्लाइड कर लिया, ठीक है, एक बार इसे इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, जैसे अब देखो ये काफ़ी कॉमन सा मतलब तरीका है जो हम लोग आगे काफ़ी ज़्यादा बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है के बाद, जैसे देखो यहाँ अगर मान लेते किसी वेक्टर को अगर तुम फ्रीली स्लाइड करते हो, है ना, इस तरह से कि भाई उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तुम उसमें कोई रोटेशन नहीं कर रहे हो, तुम उसको ट्रांसलेट कर रहे हो बस। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे अगर इस वेक्टर को मैं मान लेते हैं उठाकर यहाँ से यहाँ ऐसा ले जाता हूँ, समझे क्या, जैसे मैं अगर उसको ऐसा बोलूँ कि जैसे ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन देखो, ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन देखो, और ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन देखो, दोनों सेम ही तो डायरेक्शन है, क्लियर एक बात। अच्छा दूसरा, जब इस वेक्टर को मैं उठाकर यहाँ पर जब पटक रहा हूँ, तब क्या मैंने उस वेक्टर की लेंथ चेंज की है, नहीं, तो बेसिकली मैंने उस वेक्टर को ट्रांसलेट किया है विदाउट रोटेशन, ठीक है। अगर मैं इस वेक्टर का जो ओरिएंटेशन है उसको अगर मैं चेंज कर देता, मान लेते कुछ ऐसा कर देता, लेंथ उतनी रखता बट उसको थोड़ा सा चेंज ऐसा कर देता, तो देन दिस वेक्टर वुड नॉट हैव बीन ए वेक्टर, ठीक है एक बात। लेकिन एक वेक्टर को कैसा स्पेस में फ्रीली स्लाइड जरूर किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है एक बात। तो अब जैसे अगर मेरे को -2a वेक्टर अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले देखो ए वेक्टर को मैं यहाँ पर अगर लेकर आ गया हूँ, ऐसा मैंने उसको स्लाइड किया है, स्लाइड बोलने से अच्छा, ज़्यादा अच्छा फिजिकल टर्म तुम्हारे पास ट्रांसलेट किया है, तो मैं किसी वेक्टर को फ्रीली स्लाइड कर सकता हूँ, उसको ट्रांसलेट जरूर कर सकता हूँ। अब देखो उससे मैंने -a वाला वेक्टर बना लिया, -a इज़ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज़ अ न्यू वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है क्या। अपोजिट डायरेक्शन किसका अपोजिट, जो ओरिजिनल वेक्टर है जिसका तुमने नेगेटिव लिया, उससे जो नया वेक्टर तुमने बनाया ना -a, उससे उसकी अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, मतलब -a की डायरेक्शन वुड बी अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर a, ठीक है क्या। अच्छा अब जब तुम -a बना चुके हो, इससे अगर तुम -2a अगर कोई मेरे को बनाने को बोलेगा तो इसी की लेंथ को मैं डबल कर दूंगा, कीपिंग द डायरेक्शन, ठीक है क्या, ऑफ -2a वेक्टर सेम एज -a वेक्टर, ठीक है क्या। द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है क्या, एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है एक बात। अच्छा अब जैसे देखो अगर कोई मेरे को ये बोलता है कि मेरे पास एक वेक्टर है a ऐसा, अब इससे मेरे को 3-4 वेक्टर्स बनाने हैं, लेट्स से एक वेक्टर मेरे को बनाना है 3/2 टाइम्स ऑफ a, एक वेक्टर मेरे को बनाना है -5/2 टाइम्स ऑफ a, एक वेक्टर मेरे को बनाना है c 1/3 ऐसा, ठीक है एक बार ऐसा, ये कुछ वेक्टर्स मेरे को क्रिएट करना है। तो देखो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं जैसे 3/2 है, ठीक है क्या, तो इसका मतलब डायरेक्शन में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, क्योंकि ए वेक्टर से 3/2 ए वेक्टर बनाना, उसमें डायरेक्शन तो कोई चेंज आएगा नहीं, बस क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो लेंथ होगी नए वाले वेक्टर की वो क्या होगी 3/2 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर हो जाएगी, ऐसा, ठीक है बात ऐसा। तो ये होता है जब किसी रियल नंबर से तुम एक्चुअल में किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, इसका मीनिंग ये होता है तुम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, अगर वो रियल नंबर जिससे उस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो, अगर वो रियल नंबर अगर नेगेटिव है तुम्हारे पास, देन तुम उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही रहे हो, तुम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो, ठीक है एक बात। अच्छा अब जैसे -5/2 है, तो ये कैसे बनाओगे तुम, पहले तो जो नया वेक्टर बन रहा है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 5/2 टाइम्स है इस वाले वेक्टर की, यानी 2.5 गुना, तो लगभग दूने से भी ज़्यादा ऐसा, तो मैं उसको ऐसा बना लेता हूँ कुछ या ऐसा लंबा सा, ठीक है एक बात। अच्छा उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली अपोजिट है इसकी डायरेक्शन के, तो ये मैं एरो हेड ऐसा लगा लेता हूँ, ठीक है क्या, ये उस वेक्टर की टेल हो गई ऐसा, क्लियर है बात। अच्छा जैसे अगर मैं कुछ पॉइंट्स अगर ले लेता हूँ, जैसे लेट से ए, ये बी ले लेता हूँ, ये सी और ये डी ले लेता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अच्छा इसको मान लेते हैं एल और ये एम है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो लेंथ ए बी है दैट इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ लेंथ एल एम, ये बोला जा सकता है। जो लेंथ सी डी है, ठीक है क्या, ये कौन सा वाला वेक्टर है -5/2 टाइम्स है, ठीक है बात, तो जो लेंथ सी डी है वो कायदे से तुम्हारे पास 5/2 टाइम्स ऑफ एल एम है, ठीक है बात। अच्छा ये चीज़ें बोली जा सकती है, ठीक है ये चीज़। तुम अभी बहुत ही बेसिक लेवल पर वेक्टर्स के साथ अलजेब्रा सीख रहे हो, जिसमें जो पहला अलजेब्रिक मैनूवर है जो हम लोग को सीख रहे हैं वो ये कि
किसी वेक्टर के साथ अगर एक रियल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो उससे जो नया वेक्टर जनरेट होता है वो कैसा होता है। तो उसमें नियम क्या है तुम्हारे पास, अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन अफेक्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अफेक्ट होगा। और अगर मान लेते हैं वो रियल नंबर अगर नेगेटिव है, ठीक है क्या, तो उस इन दैट केस द डायरेक्शन ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। ठीक है एक बात, तो ये तुम्हारे पास -5/2 टाइम्स ए वेक्टर ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है एक बात। अच्छा अब देखो जो तीसरा वेक्टर हम लोगों को बनाना है अब कैसा होगा। ये पहली बात तो नेगेटिव एक साइन यहाँ पर मेरा सिंबल ये ऐसा हो जाएगा वेक्टर का ऐसा, और जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा 1/3 रहेगा ए बी का, यानी एल एम वाली जो लेंथ है उसका 1/3 लेंथ अभी मैं यहाँ पर बना कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1/3 है। ठीक है, अगर जैसे मैं इसको बोलता हूँ ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है ऐसा, तो ई एफ वाली जो लेंथ रहेगी वो कितनी होगी, एल एम का 1/3। ठीक है क्या, एल एम का 1/3 ऐसा। ठीक है एक बात। अच्छा, और डायरेक्शन जो ए वेक्टर का है उसके अपोजिट इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है एक बात ऐसा, इसको तुम ऐसा भी देख सकते हो 1/3 ऑफ -a। ठीक है ऐसा, ताकि ये जो नंबर अपना रहे, ठीक है क्या, ये इतना टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो रहा है, और ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि ये इस वेक्टर को तुमने उलट दिया है करके। ठीक है, इसको तुम ऐसा देखो 3/2a एक वेक्टर है, उसकी लेंथ कितनी होगी तुम्हारे पास, जो मॉडुलस वाला अलजेब्रा है इसको बड़े ध्यान से देखोगे, मॉडुलस ऑफ के ए, ठीक है क्या, इज़ नथिंग बट, के को तुम एक्चुअल में बाहर निकाल सकते हो मॉडुलस साइन के, जो रियल नंबर है ना उसको हमेशा बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है क्या, अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो। ठीक है क्या, तो कायदे से इसको ऐसा लिखना चाहिए तुम्हें, मॉडुलस ऑफ के मॉडुलस ऑफ ए ऐसा। ठीक है बात, तो इसको तुम्हें ऐसा लिखना चाहिए मॉडुलस ऑफ के और फिर ये हो जाएगा ए ऐसा। समझ गए क्या, क्लियर है बात है। मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इज़ मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका मॉडुलस, इसका मतलब क्या, लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज़ दिस स्मॉल ए। ठीक है क्या बात ऐसा, ये सब नोटेशन है, ये सब अलजेब्रा के नोटेशंस है, ये तुम्हें अभी पता रहने चाहिए। ठीक है क्या, स्टार्टिंग में ही पता रहने चाहिए। अच्छा, तो अब जैसे तुमने सादा सा एक अलजेब्रा तो सीख लिया है छोटा सा ग्राफिकली, कि अगर किसी रियल नंबर से अगर किसी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके साथ क्या होता है। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर सिखा दूं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने सीखी वो ये कि किसी वेक्टर को ट्रांसलेट किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखना। ट्रांसलेशन देखो, दो तरह के मोशंस होते हैं, एक ट्रांसलेशन होता है और एक रोटेशन होता है। एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है रोटेशन। ठीक है बात, एक्चुअली जैसे ये एक सीधी ऐसी लाइन है, एक सीधी ऐसी लाइन है, एक लाइन की डायरेक्शन को बिना चेंज किए अगर तुम इसको ऐसा अगर मूव करते हो, ऐसा, ठीक है, हो सकता है तुम इसको ऐसा मूव करो या फिर ऐसा मूव करो, यहाँ देखा जैसे इसको यहाँ देखा, अगर ऐसा मूव करना है ये ऐसा, ठीक है, ऐसा कहीं भी कैसा भी रखो, कहीं भी, तो जो डायरेक्शन है वो तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, समझे। इस तरह का मूवमेंट क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ये डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, दोनों समान है। क्लियर एक बात, उसकी डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही तो वो ट्रांसलेशन मोशन है। रोटेशन में क्या होता है, बेसिकली तुम ऐसा कुछ कर देते हो, ये देखो ये रोटेट मार गया, समझे, जैसे ऐसा था ना ये, तो ये देखो ऐसा रोटेट मार गया। डायरेक्शन में जब चेंज हो जाए तब उस चीज़ को तुम रोटेशन कहते हो, डायरेक्शन में जब चेंज ना हो तब उस चीज़ को एक इंसान ट्रांसलेशन कहता है। अच्छा, ट्रांसलेशन में जिस तरह से तुम एक वेक्टर को स्लाइड मार सकते हो ना, उसी को एक्चुअल में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वो बहुत ही फ्रीली तुम कर सकते हो। ठीक है, उसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर एक वेक्टर यहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसा, तो इस वेक्टर को स्पेस में तुम उठाकर यहाँ पर भी रख सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक वेक्टर यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इसी वेक्टर को तुम स्पेस में उठाकर यहाँ पर भी रख सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। ठीक है, कहीं कोई पंगा नहीं गिरेगा। अच्छा, अब देखो तुम्हें इस चीज़ का मतलब एक्चुअल में समझाना पड़ेगा। ये a + b, ये वाला जो अलजेब्रा है, मैं सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा ग्राफिकली ही करूँगा, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे कैसा अलजेब्रा की तरफ थोड़ा थोड़ा करते हुए मूव करेंगे। ठीक है क्या, देखो यहाँ जैसे a + b है, समझिएगा, वेक्टर a + वेक्टर b है, इस चीज़ का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए अगर मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वाला अगर एग्जांपल दूं तो वो परफेक्ट रहेगा। देखो, उससे तुम बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे। जैसे अगर एक इंसान है, मान लेते हैं a से b गया ऐसा, ठीक है, ए से बी गया, उसके डिस्प्लेसमेंट को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ ग्राफिकली, और दूसरे बार में वो मानते हैं बी से सी गया ऐसा। ठीक है के बाद
तुम क्या बोलोगे कि वो कहाँ से कहाँ गया, ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे बताओगे कि वो ए से सी इस तरह से गया, ऐसा। ठीक है, एक बात, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। यहाँ देखो, जैसे ए बी ये एक वेक्टर है, प्लस बी सी ये एक दूसरा वेक्टर है, बराबर ये किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। देखो इसको रीड कैसे करना है, ये अपनी लैंग्वेज कैसी होगी हमेशा, ए से बी गया, बी से सी गया, इसका मतलब वो कहाँ से कहाँ गया, ए से सी गया, ऐसा। इस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करना। अब देखो, जैसे अगर तुम्हें स्पेस में अगर दो वेक्टर्स अगर दिए जाएँ, ठीक है क्या, यहाँ जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर तुमको ऐसा दे दिया गया और दूसरा वेक्टर लेट से तुमको ऐसा दे दिया गया, ठीक है क्या, और ये कहा गया कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके बताओ। तो उनको ऐड करने का जो नियम है वो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, जैसे जो पहला वेक्टर है उसकी ओरिएंटेशन चाहे कैसी भी हो, जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल को बेसिकली तुम्हें पहले वाले वेक्टर की हेड पर रखना रहता है, ठीक है की बात। और उसके बाद पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर की हेड की तरफ ऐसा एक नया वेक्टर बनाना पड़ता है, ठीक है बात। जो डायरेक्शन ऑफ ए सी है वो कैसी है, इस तरफ है। जो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर जो बन के आया है वो ऐसा है। जो इनिशियली जो दो वेक्टर्स हैं वो एक ऐसा और एक दूसरा ऐसा है, क्लियर है के बात। तो अगर कभी भी तुम दो वेक्टर्स को अगर फेस करने का, अगर तुम्हें ऐड करने की अगर ज़रूरत अगर कभी पड़ रही है, तो हमेशा फ्रीली स्लाइड तो किया जा सकता है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ। तब उसमें तुम कैसा करना, ये ऐसा स्लाइड मारना, ये ऐसा, ये जो ए है इसको स्लाइड मारो, इसको यहाँ पर रखो। अब देखो, तुम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और उसके बाद यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब ओवरऑल तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हो। तो ये जो वेक्टर सी बनेगा, दिस सी वेक्टर विल नाउ बी द समेशन रिजल्ट या फिर एडिशन रिजल्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है के बाद। जैसे अब देखो, अगर मान लेते हैं एक वेक्टर तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है, ऐसा, और एक दूसरा वेक्टर है तुम्हारे पास लेट से ऐसा कहीं पड़ा हुआ है, ऐसा बी, ठीक है एक बात। अच्छा, इसमें ऊपर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगर तुम्हारे पास तुम अगर बी को भी अगर तुमने स्लाइड मारा रहता ना, जैसे देखो ए तुम्हारे पास कहाँ था, ये देखो हो गया अपने पास ए, देखो ये आ गया। चलो फिर से बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखो ये ए है, अच्छा मैं अगले वाले एग्जांपल के थ्रू उस चीज़ को तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे ए और बी मैंने बनाए हुए हैं। अब तुम्हें एक इंसान बोल रहा है कि अब आप ए प्लस बी जो वेक्टर है सी, ये आप मेरे को निकाल के बताइए ग्राफिकली, फाइंड आउट सी विच इज़ द वेक्टर एडिशन ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर्स का जोड़ हमेशा एक तीसरा वेक्टर ही होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। स्केलर और वेक्टर को तुम कभी ऐड नहीं कर सकते, जैसे 3 प्लस ए वेक्टर, इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्लियर है बात। ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 किलो प्लस 3 सेकंड, ये जिस तरह से बंडल बात है उसी तरह से ऊपर वाली भी बंडल बात है, ठीक है क्या। हाँ, लेकिन 3 टाइम्स ए, इस चीज़ का मीनिंग है दिस एक्चुअली डिनोट्स अ वेक्टर हुज लेंथ इज या फिर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स द वेक्टर ए एंड विच इज़ हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है बात, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब देखो, जैसे इन दोनों वेक्टर्स को ए और बी यहाँ जो मैंने ड्रॉ किए हैं बड़ी मेहनत से, ठीक है क्या, इन दोनों वेक्टर्स को हम लोगों को ग्राफिकली ऐड अप करना है। तो बेसिकली हम लोग अपना वही पुराना वाला फंडा लगाते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टेल पर लगा देते हैं, एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पर लगा देते हैं। तो उसमें तुम चाहो तो इस वेक्टर को भी मूव कर सकते हो ऐसा, या फिर अगर तुम चाहो तो इस वेक्टर को भी मूव कर सकते हो ऐसा। दोनों से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो एकदम एक समान आएगा। देखो मैं तुमको करके बताता हूँ। जैसे देखो, अगर एक बार मैं ए को डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है क्या, तो देखो क्या बनेगा अपने पास। इसको किया कॉपी, ए यहाँ ऐसा, अब देखो ए को मैंने मूव किया, ठीक है, ये ऐसा। चलो इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अच्छा, अब देखो ए को मैंने मूव किया, अरे एक सेकंड, ये देखो ए को मैंने मूव किया और ये इधर टपका दिया ऐसा, ठीक है बात। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाओगे, इस चीज़ को मेरे साथ बोलो। तुम पहले यहाँ से यहाँ गए, उसके बाद यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, यहाँ से यहाँ ऐसा, ये तुम बना लोगे सी वेक्टर, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो अगर मान लेते हैं मैंने ए को मूव नहीं किया होता और मान लेते हैं बी को मूव किया रहता, तो भी जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सी ही वेक्टर आता। देखो कैसे, ये मेरे पास रहा ए वेक्टर, ठीक है क्या। अब देखो जो बी वेक्टर है अपने पास वो कैसा है, बी वेक्टर इज़ लाइक दिस, ठीक है क्या। ये मेरे पास बना बी वेक्टर, ठीक है क्या। तो बी वेक्टर को मैं कैसे करता हूँ, उसको मूव कर लेते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा हटा ही लेते हैं यहाँ से, वाह हट ही नहीं रहा है भाई, इसको हटाते हैं, ये भी नहीं हट रहा है,
ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लिया जाए। अब देखो जैसे ये ए वेक्टर है, इसको अब मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब जो ये बी वेक्टर है मेरा, ये जो बी वेक्टर है, ठीक है, अच्छा ये भी नहीं हट रहा है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरा बी वेक्टर है, इसको मैं ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है। ये हुई बात, ये ऐसा, तुम समझ तो रहे हो ना। यहाँ देखो ये जैसे ए वेक्टर था, ये जैसे ए वेक्टर था, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ए वेक्टर को ही स्लाइड करूँ, मैं बी वेक्टर को भी स्लाइड कर सकता था। तो जैसे मैं बी वेक्टर को जब स्लाइड करके यहाँ तक पहुँचाऊँगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। देखो मैं थोड़ा अगले वाले ड्राइंग में तुमको अच्छे तरीके से समझा के बताता हूँ। इसमें एक्चुअली ड्राइंग्स में कॉपी पेस्ट में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। यहाँ देखो, मान लेते हैं एक वेक्टर तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर लेट से तुम्हारे पास ऐसा है, ऐसा, और तुम्हें ये बोला जा रहा है कि फाइंड आउट सी वेक्टर विच इज़ द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ग्राफिकली करना है सारा काम, ठीक है बात। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं ए वेक्टर को भी स्लाइड कर सकता हूँ। अगर ए वेक्टर को स्लाइड करूँगा तो सिचुएशन कैसी दिखेगी, देखो ये ऐसा कर लेता हूँ मैं, ये देखो ए वेक्टर को अगर मैं स्लाइड करूँगा, पहले इसकी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा, और इसकी भी कॉपी कर लेते हैं, ये ऐसा, ठीक है। अब देखो ये यार ये चीज़ें ना दिमाग ख़राब होता है। इसको देखो ज़रा, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पटकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, एक इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया मेरे पास, अच्छा ठीक है क्या। अब देखो स्पेस में तुम ए को भी मूव कर सकते हो और बी को भी मूव कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वेक्टर एडिशन का जो रिजल्ट है उसको ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा ए को मूव करो, हो सकता है तुम बी को भी मूव करो। जैसे अगर मैं ए को अगर मूव करता तो उसके बाद ये देखो ए को मूव करता तो मैं कैसा ला सकता था तुम्हारे पास, ये ऐसा, ऐसा करना तुम्हें क्या है, जिस वेक्टर को तुम मूव कर रहे हो उसकी टेल को दूसरे वाले वेक्टर की हेड पर रखो ताकि ये वाला कॉम्बो बने। देखो कैसा, पहले तुम यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब तुम ओवरऑल कहाँ से कहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है क्या। तो ये वेक्टर तुम्हारे पास आ जाएगा सी वेक्टर, ठीक है क्या। अब देखो दूसरे एग्जांपल में मैं तुम्हें बी को मूव करके दिखाता हूँ। जैसे ए तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, बी को तुम्हें मूव करके दिखाता हूँ, ठीक है क्या। कॉपी, ये हो गया पेस्ट। देखो बी को अगर मैं मूव करूँगा तो देखो ऐसे मूव करूँगा, ये देखो आ गया। बी की जो जिस वेक्टर को मैं मूव कर रहा हूँ उसके टेल को मैंने दूसरे वाले वेक्टर यानी कि ए के हेड पर रखा, ठीक है। तो उसके बाद देखो मेरे पास सिचुएशन क्या बनी है। उसके बाद देखो यहाँ से मैं यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब ओवरऑल कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ। तुम ऐसा पाओगे कि ये जो सी वेक्टर है, ये यहाँ पर जो सी वेक्टर मैंने बनाया है ये वाला, और यहाँ पर जो मैंने सी वेक्टर बनाया है, दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एकदम सेम, डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज एकदम सेम, ठीक है बात। इस चीज़ को ट्रायंगल लॉ भी कहा जाता है, ठीक है बात। बेसिकली पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है, ठीक है क्या, इन जनरल, जैसे कि अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक वेक्टर है ये ऐसा, एक दूसरा वेक्टर है ऐसा, एक तीसरा वेक्टर है ऐसा, तो ये तीनों वेक्टर्स का जो जोड़ होगा तुम्हारे पास उसको तुम कैसे बोल सकते हो। देखो पहले तुम ए से पहले बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से डी गए, इसका मतलब ओवरऑल तुम कहाँ से कहाँ गए, ए से डी, ऐसा। इस चीज़ को बोला जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है की बात। पॉलीगॉन लॉ बेसिकली स्ट्रिक्टली ऐसा बोलता है कि अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास तीन वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है क्या, ऐसा, और अगर वो चारों वेक्टर्स को तुम ऐसे जमाओ सच दैट दे आर फोर साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, सच दैट दे आर साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, तो ए बी, ठीक है क्या, सी डी, ऐसा ऐसा अगर हम लोगों ने जमाया इसको, ठीक है बात, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कायदे से ये बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0 हो रहा है, ठीक है बात। दिस इज़ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है क्या। तुम बाकी बस ऐसे ये चीज़ फैंसी नामों की तरफ ना जाते हुए तुम बस इतना ध्यान में रखो कि ग्राफिकली दो वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, इतना बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ठीक है बात। इस चीज़ का पता होना चाहिए, बस सफिशिएंट है वो। अच्छा, अगर जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स अगर और दूं, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर मैंने बनाया ए और दूसरा वेक्टर एक मैंने बनाया बी, ऐसा, ठीक है बात। अब मैं अगर तुम्हें बोलता हूँ कि नए नए वेक्टर्स बनाओ इस टाइप के, जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हें a + 2b बनाओ, लेट्स से -a + b बनाओ, ठीक है क्या। मान लेते हैं 2a - b बनाओ, ठीक है क्या।
लेट्स से 2a + 3b बनाओ, ठीक है बात। ऐसा ये नए नए वेक्टर्स बेसिकली तुमको क्रिएट करना है। ये वाला अलजेब्रा अगर मैंने किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी अगर सिखाऊंगा तो भी वो सीख जाएगा। ये कोई हाई फंटूशगिरी तो कुछ नहीं है, हम बस सिंपली एक गेम खेल रहे हैं, नियम बताने वाला मैं हूँ, तुम्हें बस उन नियमों को सीखना है फटाफट और उसके बाद अपना गेम खेलते जाना है, मज़े करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर तुमने गेम के नियम सीखने के दौरान अगर ज़्यादा मुँह बनाया तो उसमें वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जैसे एक इंसान है ना जिसको चेस के जब नियम सिखाए जाते हैं तब वो पहले ही अपना मुंह बनाने लगता है, तो वो एक इंसान क्या सीखेगा, क्या डेवलप करेगा? उसने तो पहले डिसाइड ही कर लिया कि ये तो गेम मेरे को सीखना ही नहीं है, ठीक है क्या। तो उसमें ये भी वैसे ही है, कुछ जो नियम रहेंगे बहुत ही लूसिड मैनर में, एकदम कंसाइज मैनर में मैं एकदम तुमको बता दूंगा अच्छे तरीके से। नियम क्या है इसमें, बस एक कि भाई जिस फैक्टर को तुम मूव कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसलेट कर रहे हो, देखो ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है, तुम उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहे हो, तुम रोटेट नहीं कर रहे हो उस फैक्टर को, ठीक है क्या। और दूसरा, उसको मूव करने के दौरान दूसरी शर्त क्या रखी है अपन ने कि उसकी लेंथ को तुम बड़ा छोटा नहीं कर सकते, ये बात भी है, उसका मैग्नीट्यूड को तुम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर उस वेक्टर के मूव होने के बाद उसकी डायरेक्शन या फिर उसके मैग्नीट्यूड में अगर चेंज आ गया तो वो कैसा मूवमेंट है भाई, फिर तो अलग ही वेक्टर बना रहे हो ना तुम। एक वेक्टर को अगर तुम इस तरह से मूव कर रहे हैं कि उसके या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन में अगर चेंज आ गया तो इसका मतलब तुमने उस वेक्टर को वही ओरिजिनलिटी उसकी ख़त्म कर दी है, ठीक है क्या बात। अच्छा तो देखो, जैसे अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2a - 3b, ये चीज़ें बनानी है अपने को, ठीक है क्या। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो वेक्टर्स की कॉपीज़ बना लेते हैं पहले, तड़ बहुत सारी, ठीक है क्या। अच्छा चलो फ्री हैंड से ही करते हैं, जल्दी जल्दी होगा काम। देखो जैसे ए वेक्टर बना है मेरे पास, अब मेरे पास ये वाला एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर कैसा वेक्टर है, 2b वेक्टर है। मेरे को पता है b से 2b कैसे बनाया जाता है। जैसे अगर मेरे पास b ऐसा है, ये अगर मेरे पास b है तो 2b कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, डबल द लेंथ ऑफ b वेक्टर एंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ b वेक्टर। ये मेरे पास 2b वेक्टर तैयार हो गया। अब 2b तैयार है मेरे पास, a तो तैयार बैठा ही है। a देखो कैसा है अपने पास, a है अपने पास ऐसा, ठीक है। इसको ऐसा बना लेता हूँ मैं a को, ठीक है। देखो ऐसी है ना, देखो डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, ए की डायरेक्शन ऐसी ही है। अब a + 2b अगर मेरे को करना है, ठीक है क्या, तो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब मैं ओवरऑल यहाँ से यहाँ गया, तो ये आगे मेरे पास c वेक्टर विच इज़ a + 2b, ठीक है बात। अच्छा अब तुमने यहाँ पर देखा होगा मैंने बहुत ही स्मार्टली जो ये वाला वेक्टर है इसके हेड पर एक्चुअल में a की टेल को रखा, इसकी टेल को रखा, ठीक है बात। इसी तरह से स्मार्टली तुमको भी दोनों वेक्टर्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि अगर मेरे पास a है तो मुझे पहले तो -a बनाना पड़ेगा। अब देखो a कैसा है, ये ऐसा है, a ऐसा है, तो -a कैसा होगा, यहाँ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा -a, ठीक है बात, ऐसा हो गया -a। और प्लस b अगर तुमको करना है तो b वेक्टर जैसा है वैसी का वैसी रख दो। अब b वेक्टर को यहाँ मत रख देना, टेल टू टेल ज्वाइन नहीं करते वेक्टर्स को, ठीक है क्या। b वेक्टर को तुम कैसा रखना, ये ऐसा रख दो, ये ऐसा रख दो b वेक्टर को, ऐसा बढ़िया मस्त। अब देखो तुम पहले यहाँ से यहाँ गए, तुम पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब तुम ओवरऑल कहाँ से कहाँ जा रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट से ये पूरा फाइनल पॉइंट ऐसा। तो दिस वेक्टर नाउ बिकम्स -a + b, ऐसा काम, ठीक है क्या बात, ऐसा। अच्छा आगे देखते हैं। और जैसे अगर ये अगर तुमको वेक्टर अलजेब्रा से ग्राफिकल एनालिसिस से अगर इस वेक्टर को और इस वेक्टर को अगर क्लब करना है किस तरीके से, 2a - b, एक नया वेक्टर क्रिएट करना है 2a - b, तो इस चीज़ को तुम कैसे करोगे, a अपने पास है, ठीक है क्या, a अपने पास ऐसा है और b अपने पास ऐसा है, ठीक है क्या। तो 2a वाला वेक्टर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ, 2a और -b वाला वेक्टर कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा कुछ, दिस इज़ -b, ठीक है क्या। अब इन दोनों वेक्टर्स को तुम्हें ऐसा ज्वाइन करना है सच दैट एक की टेल पर दूसरे का हेड हो। तो कैसे ज्वाइन करोगे उसको, इस वाले वेक्टर को उठा के पटको इधर, ये ऐसा रख दो, ठीक है क्या। अब देखो क्या होगा, तुम पहले इनिशियली यहाँ से यहाँ गए और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब तुम ओवरऑल कहाँ से कहाँ जा रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, ये ऐसा, ठीक है क्या। ये चीज़ कैसी हो जाएगी, देखो तुम्हारे पास हो जाएगा 2a - b वेक्टर, ऐसा ये काम हो जाएगा अपने पास, क्लियर है बात। अच्छा अब देखो अपने को और कौन कौन से वेक्टर्स बनाने हैं। जैसे चौथा वाला वेक्टर अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो 2a + 3b, ये कैसे बनाऊँगा, देखो यहाँ देखो पहले मेरे पास a ऐसा है, ये a ऐसा है मेरे पास, अच्छा a ऐसा है तो 2a ऐसा होगा, अच्छा b देखो मेरे पास ऐसा है तो 3b मेरे पास ऐसा होगा, ठीक है बात। तो 2a + 3b मैं कैसे क्रिएट करूँगा, ये जो वेक्टर है मेरे पास जो मैंने 2a बनाया अभी ताज़ा ताज़ा, ठीक है क्या, ये जो वेक्टर है ना अपने पास 3b, ये जो वेक्टर है मस्त 3b, इसको ऐसा कर दो, यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करके ऐसा रख दो, ठीक है क्या, ये ऐसा रख दो, ये क्रिएट हो जाता है 3b अपने पास, ये हो गया अपने पास 3b, ठीक है बात, ये हो गया 3b ऐसा। तो 2a + 3b इसको कैसे लिखोगे, देखो पहले तुम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब ओवरऑल कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ये ऐसा यहाँ से यहाँ जा रहे हो। तो ये वाला वेक्टर जो मेरे पास नया नया अभी ताज़ा ताज़ा बन के आया है, दिस वेक्टर इज़ नथिंग बट 2a + 3b, ठीक है बात। अच्छा तो इसी तरीके से एक आखिरी एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये देखो 2a - 3b ये अपने को क्रिएट करना है। तो देखो अब a वेक्टर मेरे पास ऐसा है, b वेक्टर मेरे पास ऐसा है, 2a वेक्टर कैसा होगा कुछ यूँ, ठीक है क्या, और 3b वेक्टर कैसा होगा कुछ यूँ,
ठीक है। 3b वेक्टर ऐसा होगा, तो -3b वेक्टर कैसा होगा, कुछ यूँ ऐसा होगा, ठीक है। डायरेक्शन बस जस्ट उसकी तुमको उलटनी है, ठीक है बात। अच्छा, अब 2a - 3b के लिए इस वेक्टर को जैसे अगर मैं मूव कर रहा हूँ, वेक्टर को किसी को भी तुम मूव कर सकते हो, चलो इसको मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहाँ पर रखोगे तुम, सच दैट एक वेक्टर के हेड पर दूसरे की टेल आ जाए, ऐसा कर लो, ठीक है क्या, ऐसा। तो ये थोड़ा जगह मेरे पास कम बन रही है, ठीक है। तो इस वाले वेक्टर को अपन मूव करते हैं, इस वाले वेक्टर को मूव करते हैं बड़ा मज़े से। कैसा रखेंगे, ये ऐसा रख लो, ठीक है। ये मस्त सा ऐसा रख लो, ठीक है बात। तो यहाँ देखो क्या आएगा अपने पास, ये 2a है और ये -3b है, ठीक है। तो दोनों का वेक्टर एडिशन जब तुम करोगे तो वो चीज़ क्या देगी तुम्हें, पहले तुम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब ओवरऑल कहाँ से कहाँ जा रहे हो, यहाँ से मूव करके यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है बात। तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, 2a - 3b आ जाएगा, ऐसा, ठीक है बात। ये वेक्टर हो जाएगा अपने पास आंसर वेक्टर। क्लियर है बात। अच्छा, तो मेरे ख्याल में जो वेक्टर्स का एडिशन है वो मेरे ख्याल में तुम ग्राफिकली किस तरीके से करना है वो तुम सीख गए हो। मैं अभी तक के जो हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर, ये अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है, देन दिस इज़ द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ ka टाइम्स, ठीक है, उस मैग्नीट्यूड इज़ ka, ठीक है क्या। ये वाला कैसा वेक्टर है तुम्हारे पास जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, इसको मैं बोल देता हूँ a, ठीक है क्या। मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया, a, ठीक है बात। अच्छा, k कैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, k, ठीक है क्या, के ए। अच्छा, डायरेक्शन कैसी होगी, इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है क्या। k अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 है, देन सेम डायरेक्शन एज a, k इज़ लेस देन 0, अपोजिट डायरेक्शन एज a, ठीक है बात। अच्छा, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन समान होती है, जैसे कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, देखो दोनों की डायरेक्शन समान है, ठीक है बात। जैसे अगर मैं कहूँ a और 2a, ऐसा दोनों की डायरेक्शन समान है, ऐसे वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है बात। पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है। कुछ अब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको पहले अच्छे से सीख लो, ठीक है बात। पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये वाला अलजेब्रा सीखा कि a से k कैसे क्रिएट करना है, और दूसरा अलजेब्रा हम लोगों ने कौन सा सीखा उसको भी मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, फिर टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ पर आते हैं अपन, ठीक बात। एक सेकंड। तो पहला अलजेब्रा हम लोगों ने ये सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है क्या, बाय अ वेक्टर, ठीक है क्या। ये हम लोगों ने एक अलजेब्रा सीखा ग्राफिकली। अभी तक के हम लोग जो गेम खेल रहे हैं वो ऐसा है कि तुम किसी बच्चे के साथ भी खेल सकते हो। अभी तक मैंने कुछ ऐसा भारी भरकम तो कुछ इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है कि कुछ भारी भरकम से आई कैप जे कैप वगैरह अलजेब्रा ले आया हूँ, कुछ बड़े बड़े नियम बता रहा हूँ। मैं तो बस तुमको एक गेम खिलाया। दूसरा गेम में मैंने क्या खिलाया, जैसे जब हम लोग मान लेते हैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ अगर मुझे ऐडअप करना है, तो बस मैंने एक नियम तुमको ये बताया, जिस भी वेक्टर को तुम ट्रांसलेट कर रहे हो, ट्रांसलेट किया जा सकता है वेक्टर्स को फ्री स्पेस में, ये बात ध्यान में रखना। ट्रांसलेट करने का मतलब होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज ना करना, ठीक है क्या। तो तुम जब उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, फ्रीली जब मूव कर रहे हो, तब उसकी लेंथ को मत चेंज करो और उसकी डायरेक्शन को चेंज मत करो, तो तुम उस वेक्टर को आगे पीछे फ्रीली स्पेस में मूव इधर उधर कर सकते हो, ठीक है एक बात। अच्छा, अब वेक्टर एडिशन तुम करोगे कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास 4 वेक्टर हैं, ए बी सी और डी, ऐसा। तो काम क्या करो, जैसे मान लेते हैं 4 वेक्टर हैं, ऐसा ए मान लेते हैं, ये बी है रखा, ये मान लेते हैं सी ऐसा रखा हुआ है, और डी को कुछ उटपटांग ऐसा ले लो, ऐसा डी ऐसा कुछ कर लो। तो अब इन सारे वेक्टर्स को अगर तुम्हें ऐडअप करना है, तो ये देखो ऐडअप करने का नियम कैसा है तुम्हारे पास। जैसे मैंने पहला वेक्टर इसको उठा लिया, ये ऐसा कर लिया मैंने। बी वेक्टर देखो मेरे पास, ये ऐसा मेरे पास बी वेक्टर को कैसे रखूँगा, दूसरे के हेड पर, ऐसा, एक की टेल दूसरे का हेड, ऐसा। अब जैसे ये वेक्टर है, इसको कैसा रख लूँगा, ये देखो ये ऐसा रख लेता हूँ, एक की हेड दूसरे का टेल, ये ऐसा ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है भाई। अब जो सी है उसको कैसा रख लूँगा, देखो ये ऐसा रख लेता हूँ, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, देखो ऐसा जमा लिया मैंने पूरा। अब देखो पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, ये देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, और उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ गया। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये मेरा फाइनल वेक्टर बनेगा, द ई वेक्टर, ठीक है। ये जो ई वेक्टर है ये अपना फाइनल वेक्टर है, क्लियर है के बाद। और ई मेरे पास एक्चुअल में मैं कितना लिख सकता हूँ उसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा। तो इसमें वेक्टर एडिशन हम लोगों ने सीखा, जिसमें कि अगर 2 वेक्टर्स को हमें, या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हो इस नियम को फॉलो करके। अगर 2 वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो क्या कर सकते हो तुम,
उसमें एक वेक्टर को फ्रीली स्लाइड कर सकते हो, जिस भी वेक्टर को स्लाइड कर रहे हो उसको दूसरे वाले वेक्टर की हेड पर रख देना, उसके टेल को दूसरे वाले वेक्टर की हेड पर रख देना। क्लियर है बात? तो ये दूसरा नियम हम लोगों ने सीखा, वेक्टर एडिशन किस तरह से करते हैं हम लोग करके। ठीक है क्या? ठीक है बात? ऐसे ठीक है ये चीज़। तो कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मतलब जैसे अगर किसी ने बोला पैरेलल वेक्टर, किसी ने बोला एंटी पैरेलल वेक्टर, किसी ने बोला पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ठीक है क्या, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये सारी चीज़ें एक्चुअली में तुमको पता होनी चाहिए कि वो किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है क्या? तो सबसे पहले देखो, वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, पोलर और एक एक्सियल। ठीक है क्या? अब ये सब हाई फंटूश वाली खाली अंग्रेजी है, जो स्किल वाली बातचीत है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वाला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पर थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा के कैप, आई कैप, जे कैप, ये सब को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। भाई अभी तक के हम लोगों ने ये तो देखा ही नहीं ना कि वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं करके, तो अगले वाले वीडियो में हम लोग वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं ये चीज़ देखना शुरू करेंगे। ठीक है बात? अच्छा खैर, देखो अभी यहाँ कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो तुम्हें अच्छे से पता रहनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं वो, एक होता है पोलर, एक होता है एक्सियल। ठीक है? तो पोलर वेक्टर्स बेसिकली वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सारे हैं जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स रहता है, या फिर जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है क्या? फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है क्या? और जो ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली जो एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क वगैरह, ये सारे जो वेक्टर्स रहते हैं जिनका डायरेक्शन इज अलोंग, ठीक है क्या, डायरेक्शन इज अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ठीक है बात। अब इस चीज़ का मतलब तुम थोड़ा समझ लो। जैसे जो पोलर वेक्टर्स होंगे वो बेसिकली, अगर मैं मान लेते हैं ऐसा कहता हूँ कि जैसे पॉइंट ए पर अगर कोई वेक्टर अगर लग रहा है ऐसा, ये फोर्स अगर लग रही है ऐसा, ठीक है के बाद, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको किसी दूसरे पॉइंट पर लगा दो। समझे क्या? मतलब उसका जो ये पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है जो उस वेक्टर का, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसको तुम कहीं इधर उधर टचअप नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये जैसे एक दरवाज़ा है, ठीक है क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मेरे को। ठीक है क्या? यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ, मान लेते हैं इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यहाँ पर अगर मैं एक फोर्स लगाता हूँ 100 न्यूटन की, और यहाँ पर अगर मैं एक फोर्स लगाता हूँ वही 100 न्यूटन की, ठीक है क्या, दोनों में इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग प्रोड्यूस होगा। ये वाली जो फोर्स है ये यहाँ पर तुमको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है के बाद? ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो ना दोनों फोर्सेस का इफेक्ट अलग अलग है। तो ये जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई फोर्स, तो उसमें मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है क्या? ये ध्यान में रखना थोड़ा। तो जिन वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फिक्स्ड होता है, ठीक है क्या, वो बेसिकली तुम्हारे पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, अब एक्सियल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये एक लाइन है, मान लेते हैं ए बी, ठीक है क्या, ऐसा, ये एक लाइन है ए बी ऐसा। ठीक है, अब लाइन है तो जाहिर सी बात है इंडेफिनिटली स्ट्रेच करेगी, तो एंड पॉइंट्स देना बेकार है, फिर तो वो लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन को मैं ऐसा बोल लेता हूँ, ये लाइन है मान लेते हैं मेरी, ऐसा इंडेफिनिटली स्ट्रेच कर रही है, ऐसा आगे पीछे दोनों साइड। अब इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर का होना, इसका मतलब क्या है? वो या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही वेक्टर्स अलोंग द लाइन एल, इसको नाम दे लेते हैं एल, दोनों ही जो वेक्टर्स हैं मेरे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के दोनों आर अलोंग द सेम लाइन एल। ठीक है क्या? दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो बेसिकली जो इस तरह के वेक्टर्स होते हैं जिनके लिए वो एक्सिस मायने रखती है, समझे क्या? ठीक है बात? एक्सियल वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं जिनके लिए वो एक्सिस मायने रखती है, जिसके अबाउट वो लग रहे हैं। ठीक है बात? उन वेक्टर्स को कहा जाता है एक्सियल वेक्टर्स। उसमें ये मायने नहीं रखता कि एक्चुअल में उसका तुम पॉइंट कहाँ से बना रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से बना रहे हो। ठीक है क्या? ये जब तुम लोग एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क वगैरह ये सब रोटेशन के चैप्टर में जब तुम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ डालोगे, तब उस वक्त ये चीज़ तुमको बेहतर समझ में आएगी। उसमें ये जो लाइन है ना, और वो लाइन कौन सी लाइन है वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं लेट्स से एक रॉड है तुम्हारे पास,
अब उस रॉड की एक्चुअल में कोई थिकनेस तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा ऐसा थिक करके बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसको तुम इमेजिन करो, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसा, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसका मतलब रॉड कैसा घूम रहा है, ऐसा, इस तरह से घूम रहा है, ऐसा, ये इस तरह से ऐसा घूम रहा है, ठीक है। एक बार तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, वो इस लाइन के अलॉन्ग होगी, ठीक है। एक बात, और ऊपर की तरफ होगी। अब ये क्यों ऊपर की तरफ होगी, इसी लाइन के अलॉन्ग ऊपर की तरफ होगी। तो क्यों ऊपर की तरफ होगी, ये जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें उस चीज़ को सिखा दूंगा। अभी ही सीख लो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे दी जाती है। जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा हो उस डायरेक्शन में अगर तुम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अगर कर्ल करो तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। एक बार इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन अभी जब तुम एक्चुअल में कुछ भी नहीं जानते हो वेक्टर्स का, तो उसके लिए ये वाला नियम सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ये ऐसे ओमेगा का जो वेक्टर है उसको मैं ड्रॉ कर लूँगा इस तरह से, ठीक है। एक बात, इसमें देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, उस पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एक्चुअल में। तुम इस वेक्टर को चाहते तो ऐसा भी बना सकते थे, ठीक है क्या। ये एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, इसके लिए वो एक्सिस इंपॉर्टेंट है जिसके अलॉन्ग वो लाई कर रहा है, ठीक है क्या। ऐसे वेक्टर्स जिनके लिए वो एक्सिस इंपॉर्टेंट होती है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है क्या, जैसे फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ठीक है क्या बात, ये वो वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी, ठीक है, ये वो वेक्टर्स हैं जिसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट, किस पॉइंट पर एक्चुअल में तुम वो वेक्टर को स्टार्ट कर रहे हो वो मायने रखता है। लेकिन जैसे अब ये जो वेक्टर्स हैं, ठीक है क्या, इनके लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए वो एक्सिस मायने रखती है, जिस एक्सिस के अबाउट कैसा वो लग रहे हैं, ठीक है, जिन एक्सिस के अबाउट वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कहीं से भी किसी भी तरह से तुम्हारे काम वगैरह आने वाली है। थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के डेफिनेशन सुन लो बस, ठीक है क्या। अच्छा, अब जो टर्म्स और टर्मोलॉजीज़ हैं उसका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हमें मैथ्स के चैप्टर्स में तो होता वो मिलेगा ही मिलेगा, फिजिक्स के चैप्टर्स में भी होता वो मिलेगा। देखो यहाँ पहला जो टर्म आता है तुम्हारे पास वो आता है कोलिनियर। कोलिनियर से तुम क्या समझते हो? कोलिनियर मतलब एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। ये चीज़ें तुमको अपनी कॉपी में लिखनी पड़ेगी, एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, ठीक है, अलॉन्ग द सेम लाइन। इसका मतलब क्या है, जैसे दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है, जैसे अगर ये एक लाइन है तो यहाँ देख के तुमको मेरे को बताना है कौन कौन से वेक्टर्स कोलिनियर है। यहाँ देखो, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ठीक है, एक वेक्टर ये ऐसा, एक वेक्टर ये ऐसा। कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि कोलिनियर है? एक वेक्टर ये ऐसा ई, ठीक है। ये मैंने 5 वेक्टर बताए, इसमें तुमको ढूंढ ढूंढ के बताना है मेरे को कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि आपस में कोलिनियर है। तो देखो, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे एक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन, नॉट सेम डायरेक्शन, नॉट नेसेसरीली, क्या यार ये प्रोनाउंस नहीं होगा मेरे से, नॉट नेसेसरीली, ठीक है क्या, लिखना आता है मेरे को, ठीक है क्या। तो इफ़ 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन दे मे बी पैरेलल और दे मे बी एंटी पैरेलल, ठीक है, मतलब हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो या तो हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है क्या। तो ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखो ए और ई, ये कैसा है, कोलिनियर है और सेम डायरेक्शन में, इसीलिए पैरेलल भी है। अभी वैसे हम लोग सिर्फ यही चीज़ देख रहे हैं कि कोलिनियर किसको बोलते हैं, पर मैं फिर भी एक एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ कि पैरेलल किसको बोलेंगे, ठीक है क्या। अच्छा, अब जैसे देखो ए और बी, देखो कोलिनियर तो है, एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, बट देखो डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। दो कोलिनियर वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे, देयर इज़ नो थर्ड केस, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और जैसे बी और ई को देखो, बी और ई को देखो, ये भी कोलिनियर है, इसके अलावा और कोई कोलिनियर पेयर नहीं है, ठीक है क्या। ये दोनों की डायरेक्शन भी आपस में अपोजिट है, ठीक है क्या। तो ये एंटी पैरेलल हो गया, नॉट पैरेलल, एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है क्या, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है क्या, ऐसा। तो मेरे ख्याल में तुम ये समझ गए हो कोलिनियर किसको बोलते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल किसको बोलते हैं। ये सारी वो टर्म्स हैं जो तुम फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करोगे अब, ठीक है। ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल, ठीक है क्या। इस चीज़ को ध्यान में रखना, 2 कोलिनियर वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, ठीक है क्या। जैसे कोलिनियर वेक्टर अगर है तो इफ़ दे आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, ठीक है एक बार, तो या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। तो यहाँ देखो, एक वेक्टर को, 2 कोलिनियर वेक्टर्स को हमेशा ऐसे ज़रूर एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है क्या, हमेशा ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब 1 वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अनदर, ठीक है बात, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। कैसे ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे अगर मेरे को ए से अगर ई बनाना है तो मैं उसमें एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। देखो यहाँ पर ए की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी है और ई की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है बेचारा, ठीक है क्या।
तो जाहिर सी बात है एक अप्रोप्रिएट एक ऐसा फ्रैक्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा ना, जिसमें अगर मैं के का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो जो जिसमें अगर मैं ए का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ए वेक्टर का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ उस के नंबर के साथ, तो वो जो वेक्टर है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है क्या, और बस वो ई की लेंथ के बराबर हो जाएगा, डायरेक्शन तो दोनों की समान है, तो जो नंबर मेरा रहेगा पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है क्या। अब अगर मैं ए में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूँ, एक ऐसे रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूँ जो कि नेगेटिव है और जाहिर सी बात है फ्रैक्शनल है, 1 से छोटा होगा, तो उससे मेरे पास बी भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है क्या। तो एक का वेक्टर से दूसरे वेक्टर को हमेशा जनरेट किया जा सकता है, ठीक है क्या। एक दो कोलिनियर वेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये बात ध्यान में रखना। डिपेंडेंस मतलब कैसा है कि एक वेक्टर से हमेशा दूसरे वेक्टर को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है क्या। इसी चीज़ को आगे चलकर तुम मैथमेटिक्स में इस तरह से पढ़ते हो, देखो यहाँ पर जैसे ये b इक्वल्स टू के अगर लिखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स आर लाइंग अलॉन्ग द सेम लाइन। अगर k इज़ ग्रेटर दैन 0 तो कैसा होगा, जैसे अगर मैं मान लेते हैं ये a वेक्टर है, तो k वेक्टर कैसा होगा, अगर k इज़ ग्रेटर दैन 0 देन k वेक्टर विल बी आइदर ऑफ दिस टाइप और ऑफ दिस टाइप, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, इसके अलावा तो और कोई तीसरा केस हो नहीं सकता, ठीक है बात। अगर k a अगर तुमको बनाना है और k इज़ लेस देन 0 तो वो या तो ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा, ठीक है, बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है। इन दोनों केसेस के अलावा और कोई तीसरा केस हो नहीं सकता, ठीक है। एक बात तो हमेशा दो वेक्टर्स जो कि कोलिनियर हैं, एक वेक्टर को हमेशा दूसरे वेक्टर के टर्म्स में हमेशा लिखा जा सकता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है बात। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसके बेसिस पर आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है क्या। एक वेक्टर को दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं देन वन वेक्टर कैन ऑलवेज बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अनदर वेक्टर, ठीक है बात। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा, इस चीज़ को देखो एल्जेब्रिकली ऐसे भी घुमाया जा सकता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूँ तो अगर मेरे पास ये चीज़ लिखी है एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0, देन ए एंड बी आर कोलिनियर, ठीक है। यहाँ देखो ऐसा लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, y इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ऐसा अगर है देन यू कैन ऑलवेज से दैट a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्यों ऐसा बोल सकते हो, देखो a प्लस वाई बाय एक्स, ठीक है क्या, b इक्वल्स टू 0 हो रहा है, और देखो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, a बराबर माइनस ऑफ वाई बाय एक्स टाइम्स b, ठीक है क्या। x एंड y आर रियल नंबर्स, ठीक है क्या, नंबर्स हैं वो, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इससे मैं देखो क्या बोल सकता हूँ, a बराबर k टाइम्स b, ऐसा। यहाँ देख रहे हो क्या, तो a वेक्टर ये है और के बी कैसा बन जाएगा, अगर b वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक है क्या, ये अगर मेरे पास b वेक्टर है तो के बी वेक्टर कैसा होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है क्या, या तो ऐसा होगा बड़ा या तो उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा होगा के बी वेक्टर, ठीक है क्या। लेकिन b एंड के बी विल ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन के अलॉन्ग ही रहेंगे ना वो, ठीक है। एक बात, जैसे अगर मैं मान लेते हैं b है और ये मान लेते हैं मैं 2/3 टाइम्स b अगर मेरे को बनाना है, ये b है तो 2/3 टाइम्स b कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ, ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स b, है ना। ये दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग ही तो हैं, ठीक है बात, बट डायरेक्शन तो तुम चेंज कर नहीं रहे हो, उसमें खाली मैग्नीट्यूड का ही तो चेंज हो रहा है, ठीक है के बात। तो b से के बी, या फिर मैं कहूँ b से अगर तुमको a अगर बनाना है, ठीक, तो आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है बात। तो ये रिलेशनशिप जब होल्ड करेगा दो वेक्टर्स के बीच में कि भाई एक वेक्टर बराबर सम फैक्टर टाइम्स दूसरा वेक्टर, देन यू ऑलवेज से दैट दोज वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है डिपेंडेंट भी होता है, ठीक है क्या। कोलिनियर, कोप्लेनर, ये चीज़ें एक्चुअल में डिपेंडेंसी बताती हैं, ठीक है क्या। जैसे दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। यहाँ देखो अगर कभी इस तरह का अगर रिलेशनशिप अगर तुमको दो वेक्टर्स में अगर मिले, इसका मतलब क्या हो गया, वो वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है क्या। कोलिनियर होने का सिंपल एक ये मतलब रहता है कि भाई एक ही लाइन के अलॉन्ग है, एक ही लाइन के अलॉन्ग इसीलिए है क्योंकि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को तुम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बना रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास a है तो उससे अगर 3/2a बनाऊँ मैं, -2/3a बनाऊँ, या फिर 2a बनाऊँ, या फिर 3a बनाऊँ, ये सारे कैसे वेक्टर्स हैं, कुछ उसमें फैक्टर मल्टीप्लाई करके बनाए गए हैं। तो क्या इन किसी भी वेक्टर्स के अगर मैं इससे कोई भी अगर रैंडमली इस पूरे जोड़े में से कोई भी अगर दो रैंडम वेक्टर्स अगर पिक करता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों की डायरेक्शन दोनों के दोनों अलॉन्ग द सेम लाइन ही एक्ट कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं a और 2a को अगर उठाता हूँ तो इसका मतलब क्या, देखो कैसा है, a ऐसा है और 2a देखो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा 2a, ठीक है, ऐसा। क्लियर है बात, दोनों आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, ये देखो दोनों अलॉन्ग द सेम लाइन एक्ट कर रहे हैं, क्लियर है कि बात। जैसे अगर मैं मान लेते हैं इसको उठाता हूँ -2/3a को और 3a को उठाता हूँ
तो -2/3a कुछ ऐसा दिखेगा, -2/3a कुछ ऐसा दिखेगा, और 3a कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा 3a दिखेगा। क्लियर है क्या? दोनों आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। 3a ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, 3a ऐसा दिखेगा। दोनों वेक्टर्स -2/3a एंड 3a आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। क्लियर है बात? तो ये वाले जो वेक्टर्स होते हैं ये कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। ये सारा जो झुंड है ना तुम्हारा, जब एक वेक्टर में जब तुम कुछ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करके जब दूसरा नंबर बुलाते हो, बनाते हो, तो उन वेक्टर्स की खास बात क्या होती है कि वो दोनों वेक्टर्स अलॉन्ग द सेम लाइन एक्ट करते हैं। सेम लाइन दोनों वेक्टर्स का एग्जिस्टेंस होता है, और ऐसे वेक्टर्स को ही कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है एक बात? और अलजेब्रिकली उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वन वेक्टर इफ इट इज़ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर लाइक दिस, देन दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये बता क्या रहा है कि भाई ए से बी को जनरेट किया गया है। कैसे? ए में अगर के का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो बी जनरेट हो जाएगा। इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते थे, ये लो 1/k बराबर ए, यानी कि इसको ऐसा लिख लो k डैश, ठीक है, टाइम्स b इक्वल्स टू ए। यानी अभी b से a को जनरेट किया गया है, यहाँ पर b इज़ जनरेटेड फ्रॉम a, और यहाँ पर a इज़ जनरेटेड फ्रॉम b। ठीक है क्या? कैसे? भाई मेरे पास b वेक्टर था, मैंने k का मल्टीप्लिकेशन किया, और ये देखो k वेक्टर बन गया, ऐसा kb वेक्टर बन गया। और kb इज़ व्हाट? a वेक्टर है, यहाँ पर दिया हुआ ना, kb इज़ व्हाट? a वेक्टर है। k डैश का मल्टीप्लिकेशन करके b में मैं a वेक्टर बना लिया। तो उसमें कोलिनियर जब भी तुम्हारे पास वेक्टर्स होंगे तो उसमें हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, एक से तुम दूसरे को हमेशा जनरेट कर सकते हो। ठीक है? और वो उसका एल्जेब्रिकली वो वेक्टर्स ऐसे दिखाई पड़ेंगे। क्लियर है क्या? डिपेंडेंट रहेंगे आपस में दोनों एक दूसरे पर, यानी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को हमेशा जनरेट किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग एन अप्रोप्रिएट नंबर। ठीक है क्या? अच्छा, अब बात आती है पैरेलल और एंटी पैरेलल की, तो उस पर हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। ठीक है? एक बात, पैरेलल वेक्टर्स के लिए तुम हमेशा ऐसा लिख सकते हो a इक्वल्स टू के बी। ठीक है क्या? ये तो रिलेशनशिप रहेगा ही रहेगा, एंड k इज सम पॉजिटिव रियल कांस्टेंट। ठीक है क्या? इन दैट केस a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है एक बात, पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, कोलिनियर तो होगा ही, और अगर एंटी पैरेलल है देन k इज़ लेस देन 0। ठीक है एक बात, ऐसा ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है एक बात? अगर k अगर तुम्हारे पास लेस देन 0 है देन a और b आर एंटी पैरेलल, मतलब दोनों के दोनों अलॉन्ग सेम लाइन तो एक्ट कर रहे हैं, बट दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है क्या? इक्वल वेक्टर्स तुम तब कहोगे जैसे अगर a अगर b के बराबर अगर होता है तो एग्जैक्टली डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है, ये a वेक्टर और b वेक्टर, तब तुम कहोगे कि इक्वल वेक्टर्स हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब तुम ऑलरेडी जानते हो, जैसे अगर ये एक a वेक्टर अगर ऐसा है तो माइनस a वेक्टर कैसा रहेगा? ये ऐसा रहेगा। लेंथ में तो बराबर रहेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड में बराबर रहेंगे, बट तुम्हारे डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ठीक है क्या? अच्छा, वो वेक्टर्स जो कि समान प्लेन में होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में आगे हम लोग और अच्छी सी बातचीत भी करेंगे। मैथमेटिक्स में कोप्लेनर वेक्टर्स पर बहुत अच्छा खासा डिस्कशन कैसा हम लोगों का होने वाला है, बट अभी के लिए तुम इतना जानकर रखो कि ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसे वेक्टर्स को कोप्लेनर कहा जाता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग थोड़ा अलजेब्रा सीखेंगे। ठीक है क्या? जो यूनिट वेक्टर्स को इन्वॉल्व करेगा। तुम आगे देखोगे कि डायरेक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं अलजेब्रिकली। ठीक है क्या? और मैग्नीट्यूड को तो कोई भी लिख सकता हो, तो खाली एक नंबर रहता है। डायरेक्शन को बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं अलजेब्रिकली, वो चीज़ तुम देखने वाले वीडियो से उसमें खाली तुम जो अलजेब्रा है वेक्टर्स का वो वेक्टर में स्टार्ट हो रहा है। वो तो ग्राफिकल एनालिसिस के जरिए जो वेक्टर्स की पिक्चर मैंने तुम लोगों को दिखाई है, जो विजुअलाइज तुम लोगों को करवाया है बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है एक बात, वो अभी इस वीडियो के साथ ख़त्म होता है। ठीक है क्या? अब जब भी हम लोग वेक्टर्स का अलजेब्रा हम लोग जब कर रहे होंगे तब उसमें तुमको पता रहना चाहिए कि वेक्टर जैसे ऐसा लिखा है तो उसकी लेंथ, उसका डायरेक्शन, ये चीज़ें तुम्हारे एक्चुअल में दिमाग में आनी चाहिए जब भी तुम किसी वेक्टर को देखो। ठीक है क्या? कि भाई लेंथ और डायरेक्शन वाली चीज़ों को मैंने इस तरह से लिखा हूँ करके। ठीक है एक बात, अगले वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा एक्चुअल में एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। पहले तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और उसके बाद लिखने के बाद फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर बाकी सारी चीज़ें उसके साथ करते हैं अच्छा खासा। ठीक है क्या? ठीक है सर, अभी ओवर करते हैं।